Life and time are the best teachers. Life teaches us how to value time and time teaches us how to value life. इसलिए इन दोनों को वैल्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समय को भी और जीवन को भी, क्योंकि ना तो समय हाथ लगता है वापस और ना ही हमारा ये जीवन। मंथन में मैंने आज इस मेहमान को आमंत्रित किया है। उनके जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे हैं। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है अपने जीवन में अपनी आइडेंटिटी की वजह से। आप सभी जानते हैं कि अगर कोई ट्रांसजेंडर होता है तो उसे अपने आप को स्थापित करने में, लोग उसको वैल्यू करें, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, इसमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और शायद यही वजह है कि बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स ऐसे हैं जो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। उनके पास बहुत कैपेबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उसे एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। आज मंथन में मैंने जिन्हें आमंत्रित किया है, उन्होंने ना धारा से विपरीत जाकर के अपने जीवन को संवारा है। वो एक ऐसी व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी को पहले खुद एक्सेप्ट किया, अपने परिवार को बताया, उनसे एक्सेप्ट करवाया और उसके बाद सोशली उन्हें एक्सेप्टेंस मिली है। वो हैं जानी मानी एडवोकेट पवन यादव जी। शी इज डॉक्टर पवन यादव। वो महाराष्ट्र की पहली ट्रांसजेंडर एडवोकेट हैं और भारत की दूसरी ट्रांसजेंडर एडवोकेट हैं। वो सारथी फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हैं, जिसके तहत वो जितने भी ट्रांसजेंडर लोग हैं उनको सपोर्ट करती हैं। उनके जो भी राइट्स हैं उनके लिए वो संघर्ष करती हैं और साथ ही वो प्रेसिडेंट भी हैं ट्रांसजेंडर सेल की। तो उन्होंने एक वादा किया है अपने आप से कि वो जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं उनकी राइट्स के लिए लड़ती रहेंगी, उनको उनका हक ज़रूर दिलवाएंगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको अपने शो में आमंत्रित करूँ और मंथन में हम उनके मन को समझ सकें, उनकी परेशानियों को समझ सकें और हम में भी अगर संवेदना बची हुई है तो हम उनके साथ खड़े हो जाएं। पवन जी, मैं आपको भेज रही हूँ एक रिक्वेस्ट, आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। नमस्ते, वेलकम। नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हो? सॉरी फॉर डिले। कोई और बात नहीं, आप ट्रैवल कर रहे थे ना? जी जी जी। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि आपने मुझे इस लायक समझा। आपने आपके चैनल के जरिए आप लोगों तक मैसेज देना चाह रहे हो। आज हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं या ट्रांसजेंडर जो अवेयरनेस लोगों तक हम जा रहे हैं, दे रहे हैं। ट्रांसजेंडर एक्ट क्या होता है, वह ट्रांसजेंडर होते क्या हैं, जो लोगों में बहुत गैर समझ है। जिस समाज के बारे में लोगों को पता नहीं है, उस समाज के बारे में लोग सिर्फ निगेटिव बातें करते हैं। तो उन तक हमारी जो पॉजिटिविटी है उन तक लेके जाना ये हमारा काम है। ये मैं इसको ड्यूटी समझती हूँ अपनी, और हम कर रहे हैं। तो ये आप लोग के लिए हम बहुत कहते हैं ना, थैंक्सफुल है, क्योंकि आपके जरिए और तक बातें जाएंगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे जरिए लोगों तक बात पहुंचेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात तो आपकी है कि आपने हौसला, हिम्मत नहीं हारे। बहुत प्रॉब्लम्स का आपने सामना किया और उसके बाद आप एक एडवोकेट के रूप में स्टैब्लिश हो गई हैं। तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस और आपके हौसले को मेरा प्रणाम कि आप उस हौसले के जरिए लोगों के लिए, लोगों के राइट्स के लिए आप लड़ाई कर रही हैं। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि क्या वकील बनने के बारे में आपने यही सोचा था कि मैं वकील बनूंगी और उसके बाद लोगों को ना मैं इंसाफ दिलाऊंगी? क्या ये आपके दिमाग में थे था वकील बनने से पहले? कैसा है कि जब मैं बीएससी भवंस कॉलेज में थी, दैट टाइम मेरे साथ में एक सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। बट पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पुलिस ने कहा कि क्या लड़के का रेप होता है। तरह तरह के प्रश्न लोगों ने हमारे माइंड में डाला और मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। तभी मुझे लगा कि शायद कानून का जानकारी होना बहुत जरूरी है। और ऐसे एक पवन नहीं, ऐसे लाखों पवन घूम रहे हैं समाज में। तो जब तक कोई एक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक कुछ समाज में बदलाव नहीं आएगा। इसलिए मैंने तभी निश्चित किया कि मुझे अब एडवोकेट का पढ़ाई करना है और अपने समाज की जो राइट्स है उनके लिए फाइट करना है। तब मैं एडमिशन लेने गई, वहाँ भी बहुत सारे प्रॉब्लम आए
कि सारे बच्चे नॉर्मल है, आप एब नॉर्मल हो, कैसे पॉसिबल होगा। मैंने कहा कि मेरा जेंडर ये डिफाइन नहीं करता कि मुझे एजुकेशन नहीं लेना चाहिए, ये आपकी मेंटालिटी है। तभी उनके उनके अंदर भी ऐसा लगा कि नहीं, ये जो बोल रही है सही बोल रही है। फिर मैंने थोड़ा और जगह जाके बहुत चक्कर काटे, फिर मुझे एडमिशन मिला। एडमिशन मिलने के बाद जैसे नॉर्मल बच्चे बैठते थे, मैंने अपनी आइडेंटिटी को हाइड किया और मैंने ओ, अपना जो एजुकेशन है कंप्लीट किया। बाकी रेसेस होते थे, सब बच्चे जाते थे, मैं अकेले क्लासरूम में बैठती थी। कारण मैं मेल टॉयलेट में जाऊँ या फीमेल टॉयलेट में जाऊँ, बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होना पड़ता था। बहुत बहुत क्राइसिस, बहुत फेस करना पड़ा, बहुत बेड टाइम। तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं एडवोकेट जब बनूंगी, समाज में जब एक काम करने का मुझे मौका मिलेगा, सबसे पहले ट्रांसजेंडर का सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए। क्योंकि मुझे उस टाइम राइट। यूरिन इन्फेक्शन हुआ था, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे। आज ट्रांसजेंडर आईडी ना होने से लोग बोलते तुम किन्नर नहीं हो, तो हमें वहां नंगा होना पड़ता है, दिखाना पड़ता है देखो मैं ट्रांसजेंडर हूँ। तो ऐसा कब तक चलेगा? देश बदल रहा है, सरकार बदल रही है, लोगों की सोच कब बदलेगी? सबसे मुश्किल चीज बदलने के लिए पूछ रहे हैं ना आप, लोगों की सोच, जो पता नहीं कितने जनरेशन से वो चेंज नहीं हो रही है। हमें लगता है हम प्रोग्रेसिव हैं, लेकिन जब आपसे बात करो तो एहसास होता है कि हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का नालसा जजमेंट है, 2014 में हमें हमारी आइडेंटिटी के लिए हम्म। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। क्या आपकी आइडेंटिटी के लिए आप कभी कोर्ट गए हो कि आप फीमेल कभी हो? बट नहीं। हमारे समाज को कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट ने डिफाइन किया कि दे आर ट्रांसजेंडर, इनको भी समाज में रहने का अधिकार है। हमको सुप्रीम कोर्ट जाके मान्यता लाने पड़ी। कितना हमारा समाज कितना, कहते हैं ना, बहुत नेवर माइंड का है, बहुत नैरो माइंड का है। तो तो जैसे अभी आप एडवोकेट हैं, है ना, आप अब एक पोजीशन पे हैं कि आप चीजों को बदल सकती हैं, आप सारथी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट भी हैं। आप आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में जहां पे आप आपके हाथ में अब बहुत सारी चीजें हैं, क्या बदलाव आपके लिए इजी है अब, या अभी भी वही मुश्किल, वही क्राइसिस है? देखिए, बदलाव कभी भी फुल 100% बदलाव होता नहीं जीवन में। क्या हमारे अंदर जो कमियां हैं, क्या 100% बदल सकती है? नहीं ना। हम उसको इम्प्रूवमेंट करते हैं, हमारी खुद की कमियों को। ऐसे समाज सोसाइटी से भी यही एक रिक्वेस्ट है कि ठीक है, आप 100% हमें मत दो, लेकिन आप हमारी राइट्स भी हमको मत दीजिए। लेकिन सबसे पहले हमें जो हमारा ह्यूमैनिटी कहता है, आप हमें अपने हृदय में जगह दीजिए, जिसकी वजह से हम और आप में जो डिस्टेंस है वो कम हो सके। तो पहले आपको महिलाओं क्या। को दबाया जाता था, आज हम्म। महिलाएं बरोबर के लेवल पे आके काम कर रही है। आज आप स्कूल का रिजल्ट देखेंगे या कॉलेज का रिजल्ट देखेंगे, तो पुरुषों के अपेक्षा में महिलाएं ज्यादा अच्छा मार्क्स ला रहे हैं, ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो सेम यही चीज आने वाले दिनों में ट्रांसजेंडर करेंगे, ये मेरा विश्वास है। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। मुझे ना ये चीज हमेशा से अखरती रही है कि मैंने कभी भी किसी ट्रांसजेंडर को ना हमेशा ऐसे रेड लाइट पर ही देखा घूमते हुए, है ना। हमेशा वहां पे उनको ट्रेन्स में, फिर जब हम लोकल्स में बॉम्बे जाते हैं तो वहां लोकल्स में मैंने वहीं पे देखा। मुझे बहुत रेयर ऐसे लोग मिले, जैसे जोया जी हैं, है ना, लोबो। वो जो है वो एक इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर फोटोग्राफर है। मैं उनसे मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैं आपको देखा मैंने। मुझे लगता है कि एजुकेशन बहुत कम लोगों के हाथ में अभी तक पहुंचा है। आपको क्या लगता है कि फैमिलीज में तो ये ट्रांसजेंडर तो किसी भी फैमिली में हो सकता है ना, दिस इज नथिंग न्यू। तो एजुकेशन वाइज क्या कमी रह जाती है, ये लोग क्यों पढ़ाई नहीं कर पाते हैं? देखिए, एक एज 14 या 12 साल की एज में हमें मालूम पड़ता है कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, इसके हम्म। कंपेयर में हमारी जो जेंडर है वो अपोजिट हम्म। है। हमारा सोल फेमिनाइन होने से, वैसे हमारा बॉडी मेल पार्ट होने से हम दोनों फाइट करते हैं आपस में। तो ये समझने में हमें 2 साल लग जाते हैं। जब हमें मालूम पड़ता है कि मेरी फीलिंग फेमिनाइन है, मुझे सजना है, संवरना है, लिपस्टिक लगाना है, काजल लगाना है, औरतों वाले साड़ी पहनने, गजे लगाने हैं। तो जब फैमिली ये चीज देखती है या सोसाइटी देखती है, तब लोग बोलते हैं अरे तुम्हारा लड़का तो छक्का हो गया, गुड है।
मामू है, तब उस समय सोसाइटी के प्रेशर से फैमिली कहती भैया तेरे को जो करना है तू कर, तेरा बुरिया बिस्तर उठाओ तू घर जा। अब उस समय स्कूल लाइफ होती है या कॉलेज लाइफ होती है, उस समय हमारा ब्रेक हो जाता है। अब ब्रेक होने के बाद जब हम इस हमारी ओपन आइडेंटिटी को जब हम आते हैं, तो कोई रोजगार न होने से हमें भीख मांगना पड़ता है, प्रोस्टिट्यूशन लाइन में जाना पड़ता है, तो एजुकेशन कैसे नहीं स्टॉप होगा। अब ये सब करके कोई एजुकेशन कर पाएगा? बहुत मुश्किल होगा। 100 में से कोई एकाका आदमी है जो इसमें से बाहर निकल के अपना एजुकेशन भी कंप्लीट किया है। हर कोई महात्मा गांधी, हर कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं बन सकता, हर कोई सुभाष चंद्र बोस नहीं बन सकता। तो ऐसे ही समाज भी है, जब तक आप नहीं बदलोगे तब तक हमारे अंदर बदलने की क्षमता बहुत है। आज आप देखो ट्रांसजेंडर हर एक पदवी पे पहुंच रहे हैं, चाहे वो शिक्षक हाँ है, चाहे इंजीनियर है, चाहे डॉक्टर है, पुलिस है, वकील है, हर फील्ड में हमारी एक एक ट्रांसजेंडर बहनें आपको मिलेंगी। तो हाँ, ये लक्ष्मी जी आपके को लिए देखिए सोच बदलना महामंडलेश्वर चाहिए। बनी हुई है। लक्ष्मी जी वो हाँ महामंडलेश्वर बनी है, आध्यात्म हाँ में भी है। है हाँ। ना, सब लोगों ने अपनी तो अपनी जगह वही कह बनाई रही हूँ हुई कि है। जब हमारे अंदर तो बदलाव आ गया, पर सोच कब बदलेगी लोग, हाँ, ये बिल्कुल ठीक बहुत बोल बड़ा रहे हैं। पॉइंट है। अब बिल्कुल सोच ठीक बोल रहे बदलने हैं। के लिए दिया लेके तो जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने ट्रांसजेंडर क्या होते हैं, ट्रांसजेंडर की अपनी पहचान क्या है, उस अवेयरनेस को लेके हम गली गली, हम समाज में इवेंट रखते हैं, या स्कूल में हम इवेंट रखते हैं, जेंडर सेंसिटाइज के ऊपर कॉलेज जाते हैं, तरह तरह के हम प्रोग्राम करके लोगों को हम बताते हैं आज तक, हमारे सारथी फाउंडेशन के माध्यम से। अच्छा, आपने जब अपने पेरेंट्स को बताया, आपने डिस्क्लोज किया उनके सामने कि मुझे लड़कियों की तरह तैयार होना पसंद है, आई डोंट वांट टू बी अ मेल, है ना, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? देखिए, पेरेंट्स कभी, किसी का भी पेरेंट्स नहीं कहेगा कि मेरे बच्चे के अंदर कमी है। वो भी मुझे यही कहते कि ठीक है, जो भी तकलीफ है वो अपने अंदर रखो, किसी को जाहिर मत होने दो, जो करना है घर के अंदर करो, बाहर मत जाओ, बाहर मत शो करो। तो कब तक मेरे अंदर जो ज्वाला थी वो रोज रोज फूकती थी, कभी ना कभी तो बाहर आना था। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ा, मैंने बोला मुझे एक मौका दो, मैं एक दिन समाज को बदल दूंगी, लोगों की सोच को बदल दूंगी। जो लोग आपको नाम रखते हैं वही एक दिन आपका नाम रिस्पेक्ट से बुलाएंगे। इसलिए मैंने तय किया, थोड़ी दूरियां होंगी लेकिन मैं बदलाव करके तब आऊंगी, आपसे मिलूंगी। मैंने घर छोड़ा, पढ़ाई पूरी की, और आज आप लोगों के पत्थर मारने से या आप लोगों की गालियों ने, जो मुझे काजू बादाम खाने पे नहीं ज्ञान मिला, वो मुझे आप लोगों के द्वारा ठोकर जो मिली उससे मुझे ज्ञान मिला, और आज मैं एडवोकेट बन के आई समाज में। ब्यूटीफुल। आपके जैसा हौसला हर किसी के अंदर नहीं है। मुझे लगता है कि जो आम लड़के और लड़कियां भी होती है ना, उनको भी अगर उनके परिवार से अलग होकर के कुछ अपने स्टैब्लिश करना हो खुद को, तो वो बहुत घबरा जाते हैं। आपने तो एक एडवोकेट बन करके अपना नाम रोशन किया है, और अपने परिवार को भी आपने एक अच्छे स्टेटस पे पहुंचाया है ना। जी थैंक यू। मैं आपसे एक बात और पूछना चाह रही थी। जैसे आपका जो स्ट्रगल चल रहा है ना, आज भी आप वकालत जब करती हैं, अपने केसेस लेकर के आपके पास लोग किसी विश्वास के साथ आते हैं, या आपको यहाँ पे भी लगता है कि बायस्ड हैं लोग, आपके पास आने से कतराते हैं या आपके पास बैठने से कतराते हैं? क्या आप लोगों के दिमाग को, मेंटालिटी को थोड़ा बदल पाए हैं? देखिए, जब तक लोग हमसे नहीं जुड़ते हैं तब तक लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि वो छक्का क्या केस लड़ेगा, उसने खुद ही केस लड़ा है क्या आज तक अपनी, खुद को उसको कोई न्याय मिला है क्या आज तक। लेकिन जब कोई उम्मीद से किसी के, जिसे किसी का हमने पहला काम किया है, जब वो हमको रेफरेंस देता है, जब हमारे पास आते हैं लोग, जब उनके काम में उनको रिजल्ट मिलता है, तब उनको एहसास होता है कि हम जिसके बारे में गलत सोच रहे थे और आज उसी ने हमको रास्ता दिखाया। तो कहते हैं ना, कीचड़ में कमल खिलता है। जब तक हमारे बारे में बुराइयां नहीं होगी तब तक मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। आज बुराई है करके मेरे अंदर कुछ बात है, आप मेरे अंदर बुराई नहीं करोगे तो मेरे अंदर कुछ बात नहीं होगी। नाम उसी का होता हाँ है जिसके अंदर कोई बात होती है। हाँ। जिसका वेल नाम सेड। ही नहीं है तो उसकी बात कहाँ से होगी।
वेल सेड, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अगर आप एडवोकेट नहीं बनते तो आप क्या बनने का सोच रहे थे? आज मैं एडवोकेट नहीं बनती तो आज समाज में जो इतना कुछ मैं वर्क कर पा रही हूँ। आज महाराष्ट्र में ट्रांसजेंडर बहुत पीछे थे। आज हमारे सारथी फाउंडेशन के माध्यम से हम्म। महाराष्ट्र में पहली बार ट्रांसजेंडर का सेपरेट टॉयलेट हुआ, इनोग्रेशन। वाह, वाह। हमारे समाज में हमको शमशान भूमि नहीं थी। पालघर ऐसा एक जिला है महाराष्ट्र का जहाँ पे किन्नर समाज के लिए पहली बार शमशान भूमि का निर्माण हुआ हमारे सारथी फाउंडेशन के माध्यम से। इसके साथ साथ हमारी आइडेंटिटी क्या थी, इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर के यहाँ पे हर ट्रांसजेंडर को ट्रांसजेंडर आईडी वहां से मिल रहा है। पेंशन चालू हुआ। राशन कार्ड नहीं था। आज जीवन में हर इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान, तीन चीज चाहिए होता है। तो हम हम्म। भी इंसान है, हमें भी यही तीन चीज चाहिए, हमको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। इसके लिए हमने सरकार से बात किया कि हमारा राशन कार्ड होना चाहिए, जिसके जरिए जो राशन मिलता है, हमारी जो ट्रांसजेंडर बहनें हैं 100-200 रुपए के लिए जो आज गलत लाइन में जाते हैं, तो क्या पता हम उनको उसमें से बाहर निकाल सकते हैं। लोगों की सोच बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने आप को जरूर सुधार सकते हैं। इसलिए हमने ट्रांसजेंडर के लिए राशन कार्ड का मांग किया और उसमें हमने किन्नर समाज को अच्छा राशन मिले, ये हमने वहां से डिमांड किया। गवर्नमेंट ने वो भी पास किया। हॉस्पिटल में आज तक आप जाते हो, मेल और फीमेल वार्ड है, ट्रांसजेंडर वार्ड नहीं है। क्यों नहीं है? आज मैं जाती हूँ इलाज कराने, मैं प्राइवेट में जा नहीं सकती, मैं गवर्नमेंट में जाती हूँ, तो मुझे वहां पे ना मेल टच करता है ना फीमेल टच करती है डॉक्टर। क्यों ऐसा? अब प्रॉब्लम क्या आती है, इनको कहाँ एडमिट किया जाए, मेल में या फीमेल में? कोविड टाइम में इतने ट्रांसजेंडर का डेथ हुआ, आपको पता है? बिकॉज ऑफ वार्ड, सीट ओह। ना होने से। आज अगर हमारी सीट होती, आज हमारा रिजर्वेशन होता, तो हमारे ट्रांसजेंडर भी आज जिंदा होते। कोविड में इतने ट्रांसजेंडर का डेथ हुआ, किसी को पता नहीं है, इतना रेशियो है। इसलिए हमने सरकार से कहा कि हर सरकारी अस्पताल में ट्रांसजेंडर सेपरेट वार्ड करिए। तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, नहीं हो रही ऐसा नहीं है। हर स्टेट में महामंडल बना हुआ है, किन्नर बोर्ड। जैसे आप लोगों के लिए महिला आयोग है, आप शिकायत करने महिला आयोग पहुंच जाते हो। हर हम्म। महिला को मालूम है कि महिला आयोग में शिकायत करेंगे तो हमें न्याय मिलेगा। पर किन्नरों के दिन आए दिन छेड़खानी, रेप, मर्डर, ये किसके पास जाएंगे? आप मुझे बताइए। महिला के पास जाएंगे? क्या महिलाएं हमारे प्रॉब्लम को समझ सकती है? इसलिए सरकार से हमने कहा, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, द ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019-20 एज द फंडामेंटल राइट्स, इनको दिया जाए। इसके जरिए जो हमारे हर स्टेट में बोर्ड बना हुआ है, महाराष्ट्र में भी हमारा ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड इंप्लीमेंट होना चाहिए। आज कोई किन्नर को तकलीफ हुआ, उसको पता है मेरा किन्नर बोर्ड है, तुरंत तो आ जाएगी वहां, लेटर देगी, ये तकलीफ है, उसका वहां पे निवारण होगा। आज रोज आए दिन मर्डर होता है किन्नरों का, रेप होता है, पर चुप है। किसके पास जाएंगे? पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो पुलिस कहते हैं कि आप तो किन्नर हो, आप तो खुद जाके प्रोस्टिट्यूशन चलाते हो, आपका रेप कैसे होगा? ये सोच है। क्या आपने संविधान में यही पढ़ाई किया है? क्या बाबा साहब आम्बेडकर जी ने यही लिखा है, भेदभाव करना? क्योंकि पुलिस को भी गैर समझ है। पुलिस को आज तक, टिल डेट तक, ट्रांसजेंडर एक्ट क्या होता है किसी को पता नहीं। अभी आप महिला हो, आप जाते हो, एक पुरुष ने मुझे 14 सेकंड देखा तो आप उसके ऊपर 354 लग जाता है, मॉलेस्टेशन, विनय भंग। आज मैं ट्रांसजेंडर हूं, क्या मेरा मॉलेस्टेशन नहीं हो सकता? क्या मुझे कोई छेड़ नहीं सकता? अगर मैं जाती हूँ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने, तो क्या होता है? आपका कैसे मॉलेस्टेशन हो गया मैडम? क्यों झूठा फंसा रहे हो आप उसको? ये सोच। इस सोच आप से बाहर निकलने में तो बहुत टाइम लगेगा ना। और आप महाराष्ट्र में तो फिर भी सारथी फाउंडेशन के माध्यम से इतना कर रहे हैं। किन्नर इतना सिर्फ एक करने के बाद महाराष्ट्र में नहीं भी है।
देखिए इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जहां कुछ नहीं था ट्रांसजेंडर के लिए, मराठी में कहते हैं ना, फूल नहीं तो फूल की पाकड़ी सही। तो थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हम भी इंतजार कर रहे हैं। महाभारत से, रामायण से हमारा सिर्फ कहते हैं ना, हमें सिर्फ लोगों ने आशीर्वाद समझा कि बस ये हम्म। आशीर्वाद दे दे। आज कोई बुलाता है घर पे, खाना खिला देंगे, बोलेंगे मैडम दुआ दे दो। अरे दुआ भर के हमारे पास पड़ी होती तो आज हम अपने सर पे हाथ रखते और रोज दुआ लेते। हमारे दिल को पूछो, आपके सुख दुख में, आप बीमार होते हैं या आपके अच्छे में हम आते हैं, दुआ देके जाते हैं। कभी आपने कभी सोचा है कि हमारे अच्छे बुरे में कौन आता है? तो दुआ की जरूरत आपको ही नहीं, हमें भी है, हमारे समाज को भी है कि आप लोग की दुआ से हमारा समाज को एक सफलता मिले, मान सम्मान मिले, उनको भी अपने रास्ते में यश मिले। क्या आपकी दुआ नहीं लग सकती? ईश्वर ने तीनों को दिया है, मेल फीमेल अदर, सबके शरीर की रचना ईश्वर ने किया है, किसी को कम ज्यादा नहीं बनाया है। आपको फीमेल बनाया, किसी को पुरुष बनाया, हमें किन्नर बनाया, बस इतना ही फर्क है। जब भगवान ने भेदभाव नहीं किया तो आप इंसान क्यों करते हैं? ये कब सोच बदलेगी? आपने बिल्कुल आत्मा झकझोर दिया आज तो। सच में कभी आज सोचा नहीं था ये। आज सुनने के बाद आपकी आत्मा को ठेस पहुंचा। हम रोज फेस करते हैं। मेरे जैसा इंसान भी जब ऑटो में जाता है तो रिक्शे वाले को जब हम पेमेंट देते हैं तो उससे जब रिटर्न करता है तो रिक्शे वाला भी हमसे कैसे बात करता है, मैडम थोड़ा चलो ना साइड में। हमारे जैसे इंसान को भी लोग बोलते हैं, सोचो। लोग कहते हैं मैडम आप क्यों नहीं चप्पल से मारे। अगर मैं चप्पल से मारूंगी तो लोग क्या बोलेंगे, देखो जब हिजड़ा है और वो गुंडागर्दी कर रहा है। ये सोच है लोगों की। आप लेकिन जो लड़ाई कर रही हैं, इसको नेशनल लेवल पे मुझे लगता है कि पहुंचाने की जरूरत है। महाराष्ट्र में तो आपने बहुत कुछ ठीक किया है। मैं चाहती हूँ कि आप जिस आवाज को लोगों तक पहुंचा रही हैं वो इतनी दूर तक जाए कि सब लोगों को आप लोगों का दर्द समझ में आए, देखिए जिस अगर दर्द से आप आपको लोग गुजर हमारे रहे हैं। समाज के प्रति इतना ही अटैचमेंट है तो किन्नर समाज के लिए जो प्रत्येक स्टेट में महामंडल बना हुआ है, आप महाराष्ट्र के लिए भी पैरवी करिए कि महाराष्ट्र में भी किन्नर महामंडल बने। आज जो किन्नर असहाय है, जिनको सुबह कमाते हैं तो शाम को खाते हैं, वरना उनको खाने, उनके घर में दिया नहीं जलेगा, उनके घर में राशन नहीं पकेगा, ऐसे किन्नरों का जीवन उद्धार के लिए हमारा महामंडल घोषित होना चाहिए। महामंडल के जरिए हर किन्नर को उनका जो उनका राइट्स है उनको मिलना चाहिए। नागपुर में हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी शिंदे साहब ने 250 घर एमएमआरडीए के माध्यम से किया। अब मैं ये कहती हूँ कि मुंबई में जो किन्नर रहते हैं वो नागपुर नहीं जा सकते ना। सही बात है। तो मुंबई में क्या, तो इसलिए मुंबई में भी होना चाहिए। उसके लिए भी हमने मुख्यमंत्री महोदय जी से प्रस्ताव किया है। बस अब हर किन्नर के पास इतना पैसे नहीं कि वो कैब में जाए या ऑटो में जाए। सरकारी सुविधा लेना हर कोई चाहता है। अब बस में सीट नहीं है। हम कहते हैं देश बदल रहा है। कहाँ देश बदल रहा है? सही बात है, कोई सीट आज नहीं। बस में अपंग के लिए आरक्षित है सीट, महिला के लिए है, पुरुष के लिए है। अगर मुझे बस में जाना तो मैं कहाँ बैठूंगी? ये कब होगा? हमने कितनी बार मोर्चे निकाले हैं मंत्रालय के बाहर। क्या होता है, पुलिस आती है, अरेस्ट करती है, फिर सब चालान भर के फिर छोड़ देते। कोई एक्शन नहीं होता उसके ऊपर। कुछ नहीं होता। पब्लिक जानती है, हजारों लोग वहां बैठे हैं रोज मोर्चा निकाल के, क्या हो रहा है? उसमें हम भी काउंट हो जाते हैं और एक पागल आ गए बोलते हैं। मुझे लगता है कि ना सरकार से ज्यादा हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है
है ना, हम सबकी जिम्मेदारी है ये सब कि हम देखिए, इस चीज को महसूस करें, है ना। आपके राइट्स के लिए अगर हम भी नहीं सोचेंगे तो मतलब मुझे तो लगता है कि इंसान के अंदर इंसानियत पहले होनी चाहिए। ये राइट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस तो सब उसके बाद ही बना था ना। देखिए सिग्नल से हर इंसान गुजरता है, चाहे वो हम्म। मंत्री हो या नॉर्मल इंसान हो या मजिस्ट्रेट हो या जज हो या कोई हो। क्या उनको दिखते नहीं कि ये समाज कौन है, इनका परिवार कौन है? मैं ये कहती हूँ जो लोगों को गैर समझ है, किन्नर किन्नर किन्नर, किन्नर को किसी किन्नर ने नहीं जन्म दिया है। किन्नर को भी एक नॉर्मल महिला ने ही जन्म दिया है, वो आसमान से कहीं उतर के नहीं आए हैं। हम भी 9 महीना पेट में रह के हमारा जन्म हुआ है, हमारा अपना भी परिवार है, हमारे भी भाई बहन है, हमारे भी माँ बाप है। बट अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी के दबाव में, प्रेशर में आके परिवार हमें बाहर निकाल लेता है। भाई बोलता है कि मेरे बच्चे की शादी नहीं होगी, मेरा बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, बहन की शादी नहीं होगी, पड़ोसी क्या बोलेगा, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग लोग क्या कहेंगे। ये प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी को खाया जाता है। इस आज जो ट्रांसजेंडर की सड़क पे, सिग्नल पे, ट्रक के पीछे जो भीड़ है, सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी है जवाबदार, बिल्कुल ठीक। और कोई नहीं है। अगर आपने हमारे माँ बाप को ताने नहीं मारा होता तो आज हमारे माँ बाप हमको बाहर नहीं निकालते घर से। सोसाइटी में कुत्ता बिल्ली पालने को अधिकार दिया है, कानून बनाया है, किन्नरों को रहने का अधिकार क्यों नहीं है? आज मैं अगर रूम रेंट पे लेने जाती हूँ तो नाना प्रकार के कष्ट देखने पड़ते हैं। क्यों ऐसा? दुनिया के अप्रोच लगाने पड़ते हैं। क्या मैं रेंट नहीं भर पाऊंगी? क्या वजह है? क्यों नहीं लोग सोचते इस बारे में? यह सिर्फ पवन यादव नहीं, यह सिर्फ आप नहीं, योगिता सिंह नहीं, यह हमारे हर एक जुरिडिक्शन में रहने वाले इंसान की, प्रत्येक नागरिक की जवाबदारी होनी चाहिए कि इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। एक सोसाइटी में अगर हमें कोई घर नहीं दे रहा है तो आप सबको हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि रामायण से चला आ रहा है, किन्नरों ने जो योगदान दिया है, चाहे वह भीष्म पितामह के वध के टाइम हो या भगवान रामचंद्र जी जब वनवास को जा रहे थे, पूरा गांव भी योग में गया, किन्नर समाज भी गया। तब आप स्कूल में पढ़ते रहेंगे स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभयलिंगी। उभयलिंगी के बारे में आज अगर डिस्कस किया जाए, हर एक पुस्तक में उल्लेख किया जाए, तो हमारा माइंड उसी समय क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसजेंडर होते क्या है। बट सिर्फ उभयलिंगी बोला गया, पर उभयलिंगी होते क्या है उनका डिस्कशन पूरा किया नहीं गया। हमने सरकार से भी कहा है कि हर स्कूल की पुस्तक जो होती है, चाहे वो 6 क्लास की हो, 7th की हो, 8th की हो, उसमें ट्रांसजेंडर के बारे में डिस्कस किया जाए। भगवान रामचंद्र जी 14 साल वनवास को जब होके वापस आए, तभी उन्होंने सिर्फ एक समाज को देखा, किन्नर समाज को। तभी किन्नर समाज ने जवाब दिया कि भगवान आप तो कहे थे कि नर नारी घर को प्रस्थान करो, नर और नारी, अर्ध नारी को नहीं कहा आपने, इसलिए हमारा पूरा समाज आपके वियोग में बैठा रहा। 14 साल तपस्या करने के बाद जब प्रभु रामचंद्र जी जब आए, तब उनके आंखों में अश्रु आया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपने हमारे वियोग में 14 साल तपस्या किया है, आने वाला साम्राज्य आपका होगा। आप जिसके, किन्नर समाज जिसके भी सर पे हाथ रखेगा वह अजर अमर हो जाएगा। आप जिसके भी सुख में चले जाएंगे उसकी सुखी और बढ़ जाएगी, आप जिसके दुख में चले जाएंगे उसका दुख आप हर लेंगे। ये भगवान ने आशीर्वाद दिया। आने वाला साम्राज्य, आज राम राज्य चालू है, राम मंदिर बन रहा है, किन्नर समाज भी अपनी अपनी आइडेंटिटी को लेके हर एक फील्ड में उतर रहे हैं, चाहे डांस हो, पुलिस हो, इंजीनियर हो। एक समय ऐसा आएगा किन्नर देश चलाएंगे। लुकिंग फॉरवर्ड। प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि आप जिस हिसाब से लोगों को जागरूक कर रही हैं,
वो लोगों को समझ में आए और जागरूकता फैले। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे हम लोगों को दुख होता है वही दुख आप लोगों को भी होता है ना। हम आपसे अपने सर पे हाथ फेरने की बात करते हैं और आपके सर पे हाथ कौन फेरे, वो वाली कहानी है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों का समय बहुत अच्छा वापस आ जाए, जिसमें हमें एक दूसरे के लिए ना वो भाव ही ना हो कि ये किन्नर है, ये स्त्री है, ये पुरुष है। ये जो लिंग के हिसाब से हम विभाजित हैं वो विभाजन समाप्त हो जाए। चलते चलते आप जो व्यूअर्स हैं, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम को बाद में लोग देखेंगे, मैं चाहती हूँ कि उनके लिए कोई संदेश आप दिल से देना चाहती हैं तो उसे आप जरूर दीजिए। देखिए, जितने भी मेरे भाई बहन दोस्त, मेरे बड़े, जो भी हमारे इस मैसेज को देख रहे हैं, मुझे उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमें एक बार समझने की कोशिश करिए। आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? पहले माँ बाप ने नहीं समझा, दोस्त यार ने नहीं समझा, समाज ने नहीं समझा, आज हमारा और अपना है कौन? एक बार आप हमें गले से लगाइए, आप हमारे दुख दर्द को समझिए। इसके बाद अगर आपके लाइफ में बदलाव ना आया तो आप हमें बोलना। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सिर्फ पवन यादव नहीं, कोई भी किन्नर अगर आपको नजर आए तो आप उसको एक कप चाय पिलाइए और आप उनसे उनके दुख सुख की बात करिए। आपके इतने करने से उसकी लाइफ में कितना बदलाव आएगा, उसकी लाइफ में कितनी खुशी आएगी, ये आपको भी अंदाज नहीं है। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, पवन यादव सिर्फ रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। आप मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मत दो। मेरे हर ट्रांसजेंडर बहन जो सिग्नल पे ही क्यों ना हो या ट्रक के पीछे क्यों ना हो, आप उनके पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी को समझिए। आप उनको भी चाय पिलाइए, आप उनको भी रिस्पेक्ट दीजिए। उस दिन लगेगा कि मेरी इज्जत बढ़ रही है। आप मुझे इज्जत देने से मेरी इज्जत नहीं बढ़ेगी। मेरा पिछड़ा समाज जो भूखा है, जो इज्जत का प्यारा है, आप उनको इज्जत देंगे, मुझे अपने आप इज्जत मिल जाएगी। एक ही रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक सवाल है, मैं सोच रही हूँ मुझे पढ़ना चाहिए कि नहीं। मोनू खान जी ने लिखा है, मुझे माफ कीजिएगा अगर ये बात आपको हर्ट हो तो मैं एक बार लेकिन पढ़ना चाहूंगी। उन्होंने लिखा है कि किन्नर लोग की जब मौत होती है तो उन्हें जलाया जाता है या दफनाया जाता है। आप उस टाइम देखिए, शमशान भूमि की बात कर रहे थे ना। शमशान भूमि, देखिए मैं अभी हिंदू सनातन धर्म से हूँ। जो मेरा जिस योनि मेरा जन्म हुआ है, मुझे जैसे एक पुरुष हिंदू धर्म से होता है तो उसको जलाया जाता है, अगर वो मुस्लिम धर्म से है तो उसको दफनाया जाता है। सेम हमारे साथ भी वही है, कुछ अलग नहीं है। मैं हिंदी योनि से हूँ तो मुझे जलाया जाएगा। कोई हमारी किन्नर बहन मुस्लिम धर्म से है तो उसको दफनाया जाएगा। हमारे समाज में कोई भेदभाव नहीं है ऐसा कि हिंदू हो मुस्लिम हो, ऐसा कुछ नहीं है। किन्नर है तो वह हमारा है, किसी भी जात का हो, पात का हो, धर्म का हो, देश का हो, किन्नर है तो हमारा है। इतना ही हम कहते हैं। पवन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज आपसे बात करके। वाकई आपने शायद वो सारे तार हमारे जीवन के छेड़ दिए हैं जो कि कभी अछूते रहे हैं। इतने सालों तक हम कभी नहीं जानते थे, उस दर्द को नहीं महसूस कर पाए थे, जो आज आपके शब्दों के माध्यम से मेरे ख्याल से बहुत से लोगों तक पहुंचेगा। और बहुत से लोग जो हैं वो संवेदनशील जरूर होंगे इन बातों को सुनकर, आपके दर्द को सुनकर। और आप जो कार्य कर रही हैं उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही काम करते रहिए और आज महाराष्ट्र नहीं, धीरे धीरे करके पूरा देश बदल देंगी आप, ये मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू सो मच अपने समय के लिए, जो आपने समय वेलकम। निकाला और अपनी कहानी खुलकर हम तक पहुंचाई है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी धन्यवाद।